जैसे कि आप सबको पता है कि कहा जाता है कराची चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन माशी पहिया चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तवानाई की तरसील, और कराची में इसके ज़िम्मेदार है के इलेक्ट्रिक, जो कहने को तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर कंपनियों में से एक है, लेकिन कराची के बासियों को बिजली की दुरुस्त डिस्ट्रीब्यूशन में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। बिल्कुल, ओवर बिलिंग हो या फिर लोड शेडिंग हो, शायद ही कराची का कोई शहरी हो जो कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों से महफूज है। दरअसल कराची वालों से होने वाली इन तमाम ज़्यादतियों के पीछे के इलेक्ट्रिक की वो अक़लियती शेयर होल्डर्स इंतज़ामिया है जो असल में इस इदारे का निज़ाम चलाने का हक ही नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त के इलेक्ट्रिक पर काबिज़ अक़लियती शेयर होल्डर इंतज़ामिया के पास इदारे के सिर्फ 12% ही शेयर्स मौजूद। लेकिन इसके बावजूद वो पूरे इदारे की इंतज़ामी इख्तियार पर कब्जा करके बैठी है। हुकूमत पाकिस्तान और SIFC को धमकियां दे रही है और धड़ल्ले से 36% के अक्सरियती शेयर्स रखने वाले मुकामी ग्रुप को इंतज़ामी बोर्ड की रुकनियत से दूर रखा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में इस सारे मामले पर रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक कानूनी तनाज़ात और मुसलसल खराब कारकर्दगी से दोचार है, साथ साथ कानूनी कशमकश में भी उलझी हुई है। बिल्कुल, ये कानूनी तनाज़ा सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी सरमायाकारों के दरमियान कंपनी के इंतज़ामी कंट्रोल के सबब से है, और के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स एक ऐसे मकामी ग्रुप के पास हैं जो ना सिर्फ माजी में कई इदारे बेहतरीन अंदाज में चलाने का तजर्बा रखते हैं, बल्कि इनके पास के इलेक्ट्रिक की नाकिस निज़ाम को मुख्तसर अरसे में बेहतर बनाने का मंसूबा भी मौजूद है। लेकिन गैर मुल्की ग्रुप की हठधर्मी की वजह से ये मामला कानूनी जंग इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक में सरमायाकारों की दिलचस्पी अब ना होने के बराबर है। ये बहुत अहम मामला है। कराची स्टॉक मार्केट में के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में मुसलसल गिरावट इस बात का मुंह बोलता सबूत है, और सरमायाकारों की यही अदम दिलचस्पी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, क्योंकि 2022 में इदारे के इंतजामी इख्तियारात पर अदालती स्टे के बाद के इलेक्ट्रिक की काबिज इंतजामिया ने बिजली की तरसील के लिए $2 अरब के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के तनाज़े के बायस $2 अरब के फंड्स का हुसूल इदारे के लिए नामुमकिन बना हुआ। और इसका अल्टीमेटली खमियाजा जो है वो कराची के आवाम को 12 घंटों की लोड शेडिंग की सूरत में, ओवर बिलिंग की सूरत में, नाजायज़ चार्जेस की सूरत में भुगतना पड़ता है, और वो रोते रहते हैं क्योंकि उनके सारा बजट इधर उधर हो जाता है। बल्कि मेरे ख्याल में सारा बजट इलेक्ट्रिक बिल पे ही चला जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि एक टेलेंट कंज्यूमर से लेके के इलेक्ट्रिक की अपग्रेडेशन तक तमाम की तमाम तरह जिम्मेदारी इस वक्त उसने ली हुई है, जिसका इतना ज़्यादा स्टेक भी नहीं है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन्नम साहब, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुन्नम साहब, आप हमेशा से एक तवाना आवाज़ रहे हैं कराची की इस तवानाई के मामले पे, तो आज भी के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल तलब हैं। अक़लियती शेयर होल्डर इंतज़ामिया अख्तियार पर कब्जा करके बैठी है, हुकूमत पाकिस्तान SIFC को धमकी दे रही है। सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है सर। जी बिल्कुल, जब बुनियादी टेढ़ी हो तो उस बुनियाद पर जो इमारत तामीर होती है वो ऐसी इमारत तामीर होती है जो इस वक्त हमें के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल नज़र आ रही है। मायूस कुन कारकर्दगी है, तनाज़ात हैं, और इन सारी चीज़ों में अगर कोई इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं जो भुगत रहा है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो भुगत रहा है, वो कराची का शहरी है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है, समझ लें आप 20-25 दिन हुए हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन सर्दियों में भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे कराची में लाइट नहीं होती। तो आप मुझे बताइए कि इदारे की कारकर्दगी तो ख़ुद जाहिर कर रही है, ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरह कराची के लोग इस सारे मामलात में सफ़र कर रहे हैं। अब बिजली चोरी का मामला हो या फिर बिलों के अंदर जो है वो इजाफी बिलों का भेजा जाना हो, तेज़ मीटर का चलना हो, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी तो इसलिए की गई थी कि इसकी निष्कारी के नतीजे के अंदर में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। इसकी निष्कारी के नतीजे में लोगों के बिलों में जो बिल आ रहे हैं, भारी भारी बिल आते हैं, सस्ती बिजली लोगों को मुहैया होगी, लेकिन ना सस्ती बिजली मिली, ना लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि इसके नतीजे में वो सार्फिन जो बिजली का भारी भारी बिल अदा कर रहे हैं हर महीने,
انہی پر آپ جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نیپرا میں ہیئرنگ ہوئی ہے, اس نیپرا کی ہیئرنگ میں کیا کیا گیا کہ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیم کے نام پر 76 ارب روپے کراچی کے کنزیومر سے وصول کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دی کہ 76 ارب روپے کراچی کے کنزیومر سے ریسیو کیے جائیں گے نیپرا کی میں. اور جماعت اسلامی نے نیپرا کے اندر اہل کراچی کا مقدمہ لڑا, اس میں انڈسٹریز کے لوگ بھی موجود تھے, اور یہ ان صارفین سے وصول کیے جائیں گے جو آلریڈی بل پے کر رہے ہیں, جو بل ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیفالٹر ہیں ان سے وصول کیے جائیں گے 76 ارب روپے. اب آپ بتائیے, یہ تو زیادتی ہے نا شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ. تو جو بجلی سستی مہیا کی جانا تھی, اسی طرح جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا تھا, وہ سارا ایک سنہرا خواب بن کر رہ گیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں ایک بیرون ملک کی کمپنی کے درمیان, بیرون ملک اور پاکستانی کمپنیز کے درمیان, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو تنازعات چل رہے ہیں, اسی طرح غیر قانونی جو قبضے کی جنگ ہے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ہے. کس طور سے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یہ حل, ایک تو کوئی حل آپ کے ذہن میں اس کا ہے, دوسرا یہ کہ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مقامی انتظامیہ ہونی چاہیے جو یہاں کی تمام تر جو کراچی کے اس وقت عوام ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھ سکیں اور ان کو ریزالو بھی کر سکیں؟ دیکھیے, اس کا تو بہترین حل یہ ہے کہ ٹرانسمیشن وہ ڈائریکٹ این ٹی ڈی سی سے کی جائے. آج بھی این ٹی ڈی سی سے کراچی کو تقریباً 1100 میگا واٹ بجلی این ٹی ڈی سی سے کراچی کو ملتی ہے. کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ موجود ہے اور اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر اس کو براہ راست کر دیا جائے تو کراچی کو کہیں سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کے الیکٹرک کے جو پلانٹ ہیں وہ تو بوسیدہ پلانٹ ہیں. ان پلانٹ سے اگر آپ بجلی لیں گے اور بجلی وہ بھی مہنگے داموں, یعنی ڈبل میں آپ کو جو ہے چارج کر رہے ہیں. یہ پلانٹ سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے 40 سال پرانے بوسیدہ پلانٹ ہیں کہ جن سے کراچی کے لوگوں کو بجلی دی جا رہی ہے, اور اس میں سے بھی 1100 میگا واٹ وہ ہے جو این ٹی ڈی سی کے ذریعے بجلی لی جاتی ہے. اگر یہ این ٹی ڈی سی کے ذریعے کراچی کو بجلی, مکمل طور پہ کراچی کو بجلی دی جائے تو بجلی سستی بھی مہیا ہوگی, بجلی میں لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوگا. تو ٹرانسمیشن این ٹی ڈی سی کے ذریعے ہونا چاہیے جو سرکاری ادارہ ہے, اور یہاں سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہونا چاہیے. اسی طرح جو ڈسٹریبیوشن ہے, ٹرانسمیشن کے بعد ڈسٹریبیوشن ہے, اور یہ ڈسٹریبیوشن بھی جو ہے وہ اس کے لیے ملٹیپل آپ جو ہے لوگوں سے درخواستیں وصول کریں. ملٹیپل آپشنز ہونا چاہیے. کے الیکٹرک کی کیوں صرف, اور بھی آپشنز موجود ہیں آپ کے پاس, تو آپ ان کو انوائٹ کیجئے تاکہ کراچی کے لوگوں کو سستی بجلی مہیا ہو سکے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کے الیکٹرک تو ناکام ترین ادارہ ہے. کے الیکٹرک تو کراچی کے لوگوں پر بوجھ بن گیا ہے. کے الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا ہے. اب آپ دیکھیے نا, اس وقت 9-10 کے پیپر چل رہے ہیں. بالکل, اور اس میں یقیناً سب سے اہم مسئلہ یہ کہ جو انتظامی معاملات جب تک ایک ادارے کے ٹھیک نہیں ہوں گے, انتظامی معاملات پہ اس وقت سارے نظام. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس پہ ہمیشہ چلاتے رہیں کہ بھئی دنیا بدل رہی, اپ گریڈیشن ہونے کی ضرورت ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹ, ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے $2 ارب کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی. کورٹ نے اس کی منظوری دے دی, لیکن وہ $2 ارب کی اپ گریڈیشن ہوگی کیسے, وہ آئیں گے کہاں سے؟ کیونکہ کوئی بھی سرمایہ کار اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی کے جو سٹاک پرائس اس وقت کے الیکٹرک کا ہے وہ 4.22 چل رہا ہے. کہاں پہ اس کا شیئر ہوتا ہے؟ ایک طرح کی ایک مونوپولی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنے ہوئے ہیں. یہ کراچی کے لوگوں کی پہ بھاری بلوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. اور جب دیکھیں معاملات اس طرح کے ہوں کہ ایک طرف قانونی تنازعات چل رہے ہوں, قبضے کی جنگ چل رہی ہو, تو بھائی کوئی ادارہ ہے نا, نیپرا بھی, حکومت بھی کوئی ہے نا, کہیں وفاقی حکومت کہیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ شہر کراچی ہے, کہیں کنسیڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا پورے پاکستان میں؟ مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے, نون وفاق کا حصہ ہے, ایم کیو ایم وفاق کا حصہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک ادارہ ہے جو کراچی کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے, بلوں میں بھاری بل ہیں, جنریشن میں ناکام ہو گیا ہے, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں یہ ناکام ہو گیا ہے. ابھی گرمی پڑتی ہے, تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے, اس کے نتیجے میں لائنیں ٹرپ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ کے نام پہ گھنٹوں لوگوں کی بجلی موجود نہیں ہوتی ہے. اس سارے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے, ان کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے,
ट्रांसमिशन आप कीजिए NTDC से, जनरेशन के लिए लोगों को इनवाइट कीजिए कंपनीज को, ताकि जनरेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस मौजूद हो, एक कंपटीशन होगा, उसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक की ये मोनोपोली का खात्मा होगा। और इसमें अब बहुत सारी चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं कि जो अक़लियती शेयर होल्डर हैं वो कैसे अक्सरियती शेयर होल्डर जो है उनको सौंपने से इनकारी हैं, और यही वो मसला है जिस पे हम देखते हैं कि कभी शारा फैसल पे एहतजाज किया जा रहा है, कभी दीगर कराची के इलाकों पे एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुनीम साहब अब वो वक्त आ गया है कि जब ये मामलात जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये मामलात उन लोगों के सुपुर्द किए जाए जो कि इसको चलाने के अहल हों, चलाने के काबिल हों, चलाना जानते हों, चला सकते हों। हाँ जी, रादर देन के जी उनके बस आप हाथ में दे दे के जिन्होंने इतना नुकसान करवा दिया है इस पूरे इदारे का। देखिए जी, बिल्कुल, ये तो हम कहते आए हैं, जमात इस्लामी की पूरी स्ट्रगल है। हमने जब ये इसकी निचकारी हुई थी, हमने निचकारी की मुखालफत की थी कि निचकारी मसले का हल नहीं है, ये दिफाई नोयत का इदारा है। ये आपको 1995 तक ये आपको प्रॉफिट देता रहा है, हुकूमत को प्रॉफिट देता रहा है, सरकार को। आपने इसको निजी कंपनी के हवाले कर दिया और आज सूरत हाल ये है कि वो अक्सरियती शेयर रखने वाले जो भी ग्रुप है वो एक तरफ है, जो अक़लियती शेयर रखने वाले लोग मौजूद हैं वो उसको सुपरसीड कर रहे हैं और वो इस पे कब्जे की एक जंग चल रही है। और सफ़र कौन कर रहा है, इसके नतीजे में कराची के लोग जो है वो इन सारे मामलात में को भुगत रहे हैं। लिहाजा हमारा तो पहले दिन से स्टांस यही था कि कराची को सस्ती बिजली मिलना चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, और इसमें अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो वो रोल हुकूमत अदा कर सकती है। वो रोल देखें ना, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि IPPs का मसला भी था, तो वो मसला किसने रेस किया? वो मसला तो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो तो किसी को पता ही नहीं था कि किस तरह इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी ने धरने दिए, एहतजाज किया, मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। यही लोग कहते थे कि ये मसाइल हल नहीं हो सकते, हम बात नहीं कर सकते, इन मौज़ूआत पे बात नहीं हो सकती। आज वही IPPs हैं, वही के इलेक्ट्रिक है, और इस पे बात बात होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवाज़ उठाते रहना बहुत ज़रूरी है। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके अब इसमें डिस्कशन हो रही है, दिस हैज़ टू गो डाउन टू द सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन, अभी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई जो इस्तिस्ना है जिनको लोड शेडिंग से सो कॉल्ड। सो द थिंग इज कि अब वक्त आ गया, हम 2025 में बैठे हुए हैं और 2025 में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। अभी भी लाइन लॉसेस की बातें हम करते हैं, अभी भी कैपेसिटी चार्जेस की बातें करते हैं, अभी भी हम लोड शेडिंग की बातें करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्स के मामले में कहा जाता है कि जी बिलिंग नहीं हो रही, इस वजह से बिल्स नहीं हो रहे, बट जहां पर बिल पे किया जा रहा है वहां पर भी तो लोड शेडिंग की जा रही है। वेल, कराची के मसले तो बहुत गंभीर हैं, वी होप कि वो हल हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।